तो फाइनली ढूंढ लिया आपने। हाँ, मुझे उम्मीद थी आप ढूंढ लोगे। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कक्षा 8 हिंदी भारत की खोज पाठ नंबर 2 है तलाश। किसकी तलाश वो देखेंगे हम पाठ के अंदर, लेकिन बड़ा मजा आएगा। इस पाठ के मतलब इस बुक के आपको जो है नोट्स क्या बोलते हैं, समरी जो है, उसके अलावा अभ्यास के प्रश्न उत्तर अगर होंगे तो बाकी एमसीक्यूज वगैरह जो प्रश्न यार एग्जाम्स में आते हैं वो सारी चीज़ें लिखी हुई मिल जाएंगी, आपके लिए बनाई गई हैं। और साथ में वीडियोस भी प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, पेज और प्लेलिस्ट दोनों का लिंक है, जरूर से देख लेना। अब शुरू करते हैं तलाश को। हम कर रहे हैं किसी की तलाश। तलाश होती है खोजबीन करना, किसी चीज़ को ढूंढना। यहाँ पर जो इसके लेखक है पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कि भारत के पहले प्रधानमंत्री भी थे, तो उन्होंने किस चीज़ की तलाश करी आखिरकार? क्या चीज़ गुम हो गई थी उनकी? उनका भारत गुम हो गया। उन्होंने देखा इस भारत को, इस विशाल भारत के अंदर बहुत सारी चीज़ें थी। बहुत सारी, अरे हम बताएंगे ना क्या क्या देखा था। बहुत सारी चीज़ें देखी, लेकिन अभी के लिए हम सारी चीज़ें जानेंगे भारत के बारे में, उनकी क्या राय थी। भारत के अतीत की झांकी। अतीत की झांकी का मतलब है कि भारत का जो अतीत था वो कैसा था। अतीत यानी कि जो समय बीत गया है, कब का समय। ये एक किताब लिखी गई थी लगभग 1944 में लिखी गई थी ये। और उस टाइम पे ये किताब लिखी तो जो बातें हुई वो उससे पहले की हुई है। ऑब्वियस सी बात है, उससे के बाद तो कोई लिखने के बाद तो कोई ऐसा नहीं है कि इसको प्रेडिक्ट करता फिरेगा। उससे पहले की बातें हैं जो कुछ भी है, यानी कि वो समय जब अंग्रेजों का राज चल रहा था, लेकिन उस समय जो है भारत के अंदर एक खूबसूरत चीज निकल के आई थी। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा सभ्यता वो डिस्कवर हो गई थी। और हाँ, ये चीज ध्यान रखना, पाकिस्तान बांग्लादेश उस समय भारत का हिस्सा हुआ करते थे। ठीक है, अगर आप ये सोचोगे बुक के अंदर कि यार मतलब ये अजीब सी बातें क्यों कर रहा है, मतलब उस समय जो है पाकिस्तान की बातें भी कुछ चैप्टर्स में आएंगी आगे, और इस चैप्टर में भी कहीं कहीं जिक्र मिलता है। सो कंफ्यूजन नहीं होना, वो भारत का हिस्सा थे पहले, बाद में जो है वो अलग राष्ट्र बन गए थे। चलो अब देखते हैं यहाँ पे क्या क्या लिखा हुआ है। बोलता है कि भारत, लेखक बोलता है यहाँ पे, लेखक याद रखना, लेखक बोलूंगा मैं पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को। बार बार ऐसे मतलब नाम लेना अच्छा नहीं लगता ना, लेखक बोलना ज़्यादा अच्छा रहता है। भारत जो है मेरे खून में रचा बसा था, इसके बावजूद मैंने उसे एक बाहरी आलोचक की नज़र से देखना शुरू किया। ऐसा आलोचक जो वर्तमान के साथ साथ अतीत के बहुत से अवशेषों को, जिन्हें उसने देखा था, नापसंद करता था। यानी कि यहाँ पे जो है ना, उसको जो है लेखक को ये चीज़ें पसंद नहीं थी, भारत का जो इतिहास जानना उसको पसंद नहीं था, क्या था क्या नहीं था। और ये जो है ना, ये काफ़ी प्रसिद्ध पेंटिंग है, पेंटिंग नहीं मतलब मूर्ति है, फोटो है। ये क्या है, ये जो है ना हड़प्पा सभ्यता का मोहनजोदड़ो के अंदर जो है एक नाला मिला था। नाला समझते हो ना, गलियों में से नालियाँ जाती है पानी के लिए, और उसके बाद वो एक बड़े नाले में जाकर गिरती हैं, तो वो नाला है ये। और इसमें देखो यार, ये मतलब ये बंदा खड़ा हुआ है और ये नाले की हाइट देखो, मतलब कमाल ही है यार। बताते हैं लेखक, मैं भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित सिंधु घाटी में मोहनजोदड़ो के एक टीले पर खड़ा था। मेरे चारों तरफ उस प्राचीन नगर के घर और गलियां बिखरी थीं, जिसका समय 5000 वर्ष पहले का बताया जाता है। इससे आप ये समझ सकते हो, देखो सिंध जो है ना, अभी ये जो सिंध नदी है, ज़्यादातर सिंधु घाटी सभ्यता बोला जाता है इसको, हड़प्पा सभ्यता, मोहनजोदड़ो सभ्यता, ये उधर ही है, पाकिस्तान के अंदर चले गए ये सारे इलाके। अभी जो है भारत के अंदर ये इलाके नहीं है। कुछ एक हिस्से हरियाणा, राजस्थान, गुजरात ऐसे इलाकों में मिले हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं है वो। ठीक है, जो मेन जो अच्छी चीज़ें थी वो पाकिस्तान वाले हिस्से में चली गई हैं इसमें से। सो उस समय जो है वो इकट्ठे थे, तो उस समय जो है नेहरू जी वहाँ पे खड़े हुए थे, उत्तर पश्चिम। ठीक है ना, मतलब जो भारत का मैप आपने देखा होगा, मतलब ऐसा सा मैप होता है ना कुछ, ये ऐसा सा है ना, ऐसा सा मैप है कुछ अपना, ऐसा सा है। तो यहाँ से नदी जा रही थी, वो यहाँ वाले इलाके में है ये जो है हमारा, तो इधर की बात कर रहे हैं। ठीक है, मैंने जो है उन पराक्रमी योद्धाओं यात्रियों के साथ भारत की यात्रा की, जो सुदूर अतीत में यहाँ चीन तथा पश्चिमी और मध्य एशिया से आए थे और अपनी यात्राओं की दास्तान छोड़ गए थे। मैं पूर्वी एशिया, अंगकोर, बोरोबदूर और बहुत सी जगहों में भारत की उपलब्धियों के बारे में सोचने लगा। यानी कि वो जो है ना, नेहरू जी ने यात्राएं करी काफ़ी सारी, इतना बड़ा भारत, इतनी सारी यात्राएं नेहरू जी ने करी, लगभग पूरे भारत में वो घूमे थे। और उन्होंने जो है बहुत सारे विदेशी यात्री भारत में आए हुए थे, उन्हीं का जिक्र कर रहे हैं कि चीन से आए थे कुछ यात्री,
और उनके बारे में बताते हैं कि उन्होंने मतलब इस खूबसूरती को देखा। तीर्थयात्री थे वो, भारत में कुछ ढूंढने आए हुए थे, लेकिन यहाँ पे उनको मिल गया, मुझे क्यों नहीं मिल रहा, है ना। मतलब सोचने की बात है, कुछ चीज़ें हैं जो मेरी दृष्टि से छूट रही है। पहाड़ों के प्रति मेरे प्रेम ने, कश्मीर के साथ मेरे खून के रिश्ते ने मुझे उनकी ओर विशेष रूप से आकर्षित किया। अब मुझे नहीं पता कि कश्मीर से इसका कौन सा गहरा खून का रिश्ता था, शायद इसका कोई माता पिता या कोई होगा, या फिर इसका जन्म वहीं हुआ होगा, मुझे कोई आइडिया नहीं है। बट हाँ, जो भी बात है, कश्मीर से नेहरू जी का खास लगाव है। पूछा जा सकता है कि किस इलाके से जो है नेहरू जी का खास लगाव रहा है, तो वो है कश्मीर से, ठीक है। तो यहाँ पे जो है पहाड़ों के प्रति जो है नेहरू जी को काफ़ी प्रेम है, पहाड़ पसंद है नेहरू जी को। वैसे आपको पसंद है? मुझे लगता है होंगे यार, सबको पहाड़ देखना बिल्कुल पसंद होते हैं। आगे बताते हैं, इंडस या सिंधु, जिसके आधार पर हमारे इस देश का नाम पड़ा, इंडिया, हिंदुस्तान, और जिसे पार करके हजारों वर्षों से यहाँ जातियां और कबीले, काफिले और फौजें आती रही हैं। ये जो सिंधु नदी है, ये नदी काफ़ी इम्पोर्टेंट, बहुत मायने रखती है हमारे इतिहास के अंदर। अगर हम इतिहास देखते हैं ना, तो जो हड़प्पा सभ्यता है, मोहनजोदड़ो है, वो इसी नदी के किनारे बसे हुए थे। जितने भी आक्रमण हमले हुए, विदेशी हमले, यानी कि बाहर के इलाकों से जो फौजें आई भारत के अंदर हमला करने राजाओं के टाइम पे, तो वो भी इसी नदी को क्रॉस करके आई। मतलब ये एक बोल सकते एक टाइप से बॉर्डर लाइन थी कि हाँ, इधर आ गए तो मतलब हमारी शामत आ गई है। और इसी नदी को लेके, सिंधु नदी को, इसको इंग्लिश में इंडस बोला जाता है, और इसी को लेके नाम रखा गया इंडिया। जो देखो, दो नाम है, मतलब नाम तो कई सारे हैं हमारे देश के, इंडिया, हिंदुस्तान, भारत, ठीक है। देखो भारत का क्या सीन है, भारत को बोला जाता है, जैसे जो राम का भाई था ना भरत, तो उसके नाम पे माना जाता है कि उसके नाम को लेके जो है यहाँ पे इस देश का नाम भारत पड़ गया था। लेकिन वैसे ही जो है इंडिया कैसे पड़ गया, क्योंकि अब हम लोग तो थे नहीं, ठहरे अंग्रेजी लोग, अंग्रेजी मानुस, तो उनका क्या करे भाई अब हम। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो है इस नदी को, सिंधु नदी को, वो बुलाते थे इंडस रिवर। क्या बुलाते? इंडस रिवर। और इसी इंडस से जो है आगे उन्होंने इसका नाम निकाल दिया। इस मतलब नदी को पार करते ही जो इलाका आ रहा है उसको बोल दिया इंडिया, ठीक है। अब नदी पार करते ही हमारा देश आ रहा था भारत, ठीक है। तो ये भारत जो है अब इंडिया भी बोला गया अंग्रेजों के द्वारा, और फिर धीरे धीरे तो नाम पॉपुलर हो जाते हैं। और हिंदुस्तान इसको इसीलिए बोला गया क्योंकि यहाँ पे हिंदू जो है ना, जैसे पहले के समय में जो जाति भेद काफ़ी ज़्यादा चलते थे, तो उस वजह से यहाँ पे हिंदू ज़्यादा थे, तो हिंदुस्तान इसको बुला दिया गया ऐसे ही। अब देखो यहाँ पे आगे बताते हैं, यमुना, जिसके चारों ओर नृत्य, उत्सव और नाटक से संबंध न जाने कितनी पौराणिक कथाएं इकट्ठी हैं। देखो पौराणिक कथाएं हर नदी पे मिल जाएंगी आपको ऑलमोस्ट, जो है देखो सबसे पवित्र नदी हमारी गंगा, जिसको सब जानते हैं। बहुत सारी कहानियां हैं वहाँ पे, माना जाता है बहुत सारी बीमारियां नहाने पे ठीक हो जाती है, आपके पाप धुल जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी कथाएं हैं। और ये तो मैंने एक दो बताई हैं, बहुत सारी हैं पौराणिक कथाएं। उसके अलावा ऐसी बहुत सारी नदी हैं, हमारे हरियाणा के अंदर से जाती हुई ये यमुना नदी, हरियाणा यूपी में से जाती है शायद ये, तो यमुना नदी, इस पर भी बहुत सारी कथाएं हैं। उसके अलावा और भी इलाके हैं बहुत सारे, सबकी अपनी अपनी कहानियां हैं नदियों की। यहाँ पे यमुना के बारे में बता रहे हैं नेहरू जी अभी कि यमुना, जिसके चारों ओर नृत्य, उत्सव, नाटक से संबंध न जाने कितनी पौराणिक कथाएं एकत्र हैं। इन सबसे बढ़कर है भारत की नदी गंगा। ये तो आपको पता ही है, मैंने बता भी दिया, जिसने इतिहास के आरंभ से ही भारत के हृदय पर राज किया है और लाखों की तादाद में लोगों को अपने तटों की ओर खींचा है। यानी कि लोग यहाँ पे गंगा स्नान करने आते हैं। मैंने पुराने स्मारकों और भग्नावशेषों को और पुरानी मूर्तियों और भित्ति चित्रों को देखा। अजंता, ओहो, एलोरा, एलिफेंटा की गुफाएं और अन्य स्थानों को भी देखा। देखो अब तक नेहरू जी जो है आपको यहाँ पे आइडिया दिला रहे हैं कि भारत के अंदर कितनी खूबसूरती है। आप देखो एक बार मोहनजोदड़ो को देखो यार, 5000 साल पहले वहां पे लोग रहा करते थे। इन नदियों को देखो, ये नदियां कितनी पवित्र है। यहाँ पे जो है लाखों सालों से, मतलब लाखों नहीं, हजारों सालों से लोग यहाँ आते हैं, लोगों को प्रेम है, बहुत सारी कहानियां इनके ऊपर बनी हुई हैं। अब देखो यार, इन अजंता, लोरा, एलिफेंटा की गुफाओं को देखो, यहाँ पे क्या खूबसूरत चित्रकारी है। देखो यहाँ पे क्या हुआ था, मैं बताता हूँ आपको। जो ये गुफाएं है ना, ये बनाई गई थी बुद्ध धर्म के प्रचार के टाइम पे, और उस समय जो है ना बुद्ध विहार कहते थे इनको। जो भिक्षुक लोग थे, यानी कि जो बुद्ध के अनुयायी थे, वो लोग क्या करते, वो लोग जो है ना
ऐसे इधर उधर जाना रहता है उनका दूर दूर, तो वो लोग जो है इन गुफाओं में रुका करते, रास्ते में पड़ती है, बहुत सारी थी। तो इनमें उन्होंने क्या किया, कलाकारियां बना दी, लाइक पेंटिंग ही बना सकते थे उस टाइम, और तो कुछ बनाना नहीं होता था उनको, तो पेंटिंग बना दी उन्होंने इन गुफाओं के अंदर। कुछ गुफाएं खराब हो गई, लेकिन जो खास तौर पे हमें अच्छी पेंटिंग्स मिली है वो अजंता एलोरा एलिफेंटा की गुफाओं के अंदर मिली है। और अन्य स्थानों को देखा, इन स्थानों को भी देखा, इस खूबसूरती को देखा बोल सकते हो। मैंने आगरा में जानते हो ना क्या है, ताजमहल। दिल्ली में तो बस पूछो मत आगे क्या है, मतलब सारी बहुत सारी चीजें वहां तो, ठीक है। अब उदाहरण के लिए हम लाल किला बोल सकते हैं और क्या बोले, ठीक है। मैंने आगरा दिल्ली के कुछ समय बाद बनी खूबसूरत इमारतों को भी देखा, जहां पर प्रत्येक पत्थर भारत की अतीत की कहानी कह रहा है। इलाहाबाद, ओहो, इलाहाबाद में भी गए नेहरू जी। बोलते हैं इलाहाबाद में या फिर हरिद्वार में महान स्नान पर्व कुंभ के मेले में जाता हूँ। वाह, कुंभ का मेला भी देखा। मतलब ये अब क्या कर रहे हैं, लोगों के बीच जाने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों से संपर्क बनाने की कोशिश की जा रही है यहाँ पे। मुझे 1300 साल पहले उन चीनी यात्रियों और कुछ दूसरे लोगों द्वारा लिखे गए इन पर्वों की वर्णनों की याद की आस्था थी। यानी कि यहाँ पे जो है ना, जो चीनी यात्री है सुवेन त्सांग और फासियन, तो ये जो है ना, ये चीनी यात्री थे जो भारत आए थे, और इन्होंने अपने किताबें, मतलब भारत से बहुत सारी किताबें लेके गए, और वहां पे जो जाके जो है ना, उन्होंने बहुत अच्छी, मतलब बोल सकते हो उनका अनुवाद किया था, बहुत सारी बातें उन्होंने बताई थी चीन में जाकर। अब वही चीजें हैं, उन्हीं की बात कर रहे हैं नेहरू जी की। उन्होंने वर्णन किया है हमारे त्योहारों को लेके, और बहुत सारी चीजों का उन्होंने वर्णन किया है। मुझे खुशी होती है ये चीज देख के। आगे बढ़ते हैं, बनारस के पास सारनाथ। सारनाथ जानते हो? हाँ, वो जगह है जहाँ पे महात्मा बुद्ध ने पहला उपदेश दिया था अपना। देखो ये सारी चीजें मैं क्यों बता रहा हूँ, आप भी ये सोच रहे होगे। देखो ये सारी चीजें जो मैं बता रहा हूँ ना, ये आ चुकी है आपकी क्लास 6th में, ठीक है। अब 6th से आप 8th में आ चुके हो और शायद आप भूल गए होगे, इसीलिए मैं बता रहा हूँ ताकि आपको याद रहे, और आने वाली क्लासेज में अगर आप पढ़ते हो तो आने वाली क्लासेज में भी ये चीजें काम आएंगी आपकी। सो बताना जरूरी रहता है ना, आपकी नॉलेज बढ़ती है यार, और क्या चाहिए अपने को। बनारस के पास सारनाथ में मैंने बुद्ध को पहला उपदेश देते हुए लगभग साफ साफ देखा। यानी कि वहां पे मूर्ति बना रखी है, लेकिन महसूस होता है कि जैसे महात्मा बुद्ध अभी भी वहां पे जाके वहां पे अपना उपदेश सुना रहे हो, दे रहे हो, ठीक है। वो महसूस हो रहा है, मुझे खुशी हो रही है उस चीज की। अशोक के पाषाण स्तंभ, ये अभिलेख है, पाषाण स्तंभ मतलब अभिलेख है ये। जैसे अपने शिलालेखों के माध्यम से मुझे एक ऐसे आदमी के बारे में बताते हैं जो खुद एक सम्राट होकर भी किसी अन्य राजा और सम्राट से महान था। क्या बात है यार, मतलब ये वो व्यक्ति था जिसने, अशोक जो है, इसने कलिंग युद्ध लड़ा उड़ीसा के अंदर, और उसके बाद में युद्ध छोड़ दिया। एक ऐसी सल्तनत, एक ऐसा इलाका जिसका ये राजा हुआ करता था, मतलब राजा बेइज्जती हो जाएगी, महाराजा था, महाराजा मतलब बहुत बड़ी सल्तनत थी इसकी, ऑलमोस्ट पूरे भारत के ऊपर ये राज करता था। इतना बड़ा इलाका इसने जीत लिया था। वैसे इसके पिता और उसके पिता, मतलब दादाजी और भी बहुत सारे राजाओं ने अपना योगदान दिया इस इलाके को बढ़ाने में, लेकिन सबसे ज्यादा इलाका इसी ने बढ़ाया। और उसके बाद में जब इसने देखा लाखों की संख्या में लोग मारे गए कलिंग युद्ध के दौरान, क्योंकि और युद्ध में शायद पीछे रहता होगा, लेकिन उस युद्ध के अंदर बहुत बुरी मारकाट हुई थी, और उसके चलते जो है उसने शपथ ले ली कि आज के बाद मैं युद्ध लड़ूंगा ही नहीं, मैं छोड़ रहा हूं, मुझे नहीं लड़ना युद्ध, ठीक है। तो वो जो है उसने क्या किया, उसके बाद में बौद्ध धर्म अपना लिया था, और बौद्ध धर्म अपनाने के बाद में उसने बहुत सारे उपदेश लिखवाए पत्थरों के ऊपर, ठीक है, स्तंभ के ऊपर, या पत्थर स्तंभ एक ही चीज होती है, पाषाण होते हैं, पाषाण बोलते हैं पत्थरों के स्तंभ बनवा दिया, ऐसे पिलर से गड़वा दिए कहीं कहीं पे। लगभग हमें भारत के अंदर अभी रिसेंट डिस्कवरीज के अंदर जो है 50,000 के आसपास कुछ स्तंभ मिले हैं। तो सोच सकते हो, मतलब बहुत, एक राजा जब यार प्रचार करता है बहुत ज्यादा होता है ना, तो इसके जो है स्तंभ देखे, और यहाँ पे उसके बारे में बता रहा है, याद उस चीज को सोचते हुए ये बता रहे हैं कि जैसे अपने अभिलेखों के माध्यम से मुझे एक ऐसे आदमी के बारे में बताते हैं जो खुद एक सम्राट होकर भी किसी अन्य राजा और सम्राट से महान था। उस समय सम्राट ऐसा नहीं करते थे, सम्राट आते, हमला करते, लूटपाट करते और भाग जाते, या फिर वहीं रह जाते। इसने लोगों के बारे में सोचा, अच्छी बात ही, इसीलिए इसको महान राजा कहा गया है।
मुझे इतिहास के 5000 वर्षों से चली आ रही इस सांस्कृतिक परंपरा की निरंतरता में कुछ विलक्षणता प्रतीत होती है। देखो, अब बहुत सारी चीजें बता दी मैंने आपको, है ना। क्या क्या पता लगा हमको अभी तक, क्या क्या जानकारी है हमारे पास। हमें इस पाठ से पता लगा लेखक जो है मोहनजोदड़ो गया, हड़प्पा वड़प्पा वो देखा, उसके बाद आगरा, दिल्ली, इलाहाबाद, ऐसे बड़े बड़े शहरों में वो गए। उसके बाद जो है उन्होंने अभिलेख देखे, सारनाथ गए, वहाँ पे उसका जो है बुद्ध का उपदेश ऐसे महसूस किया कि वो शायद अभी भी दे रहे हैं, ऐसा फील आया उसको। तो ये सारी चीजें देखा, मतलब वो भारत के अंदर घूमे। ठीक है, अब भारत की शक्ति और सीमा, ठीक है, भारत के अंदर भारत का जायजा ले लिया, भारत में क्या हालचाल चल रहे हैं। लेकिन अब बात आ गई भारत की शक्ति, भारत के अंदर कौन सी ताकतें हैं, क्या चीज है भारत के अंदर, क्या हम जो है इन अंग्रेजों का विरोध कर सकते हैं, नहीं कर सकते। बहुत सारे ख्याल मन में आते हैं। भव्य कला और मूर्ति कला निर्माण का स्थान जटिल पच्चीकारी वाली सावधानी से की गई नक्काशी लेने लगी। देखो क्या होता था पहले, शुरुआत के समय में जो है मूर्तियां बनाई जाती थी, ऑब्वियस सी बात है, हमें मिली है, बताया, जिक्र आया था अजंता एलोरा एलिफेंटा की गुफाओं का, है ना। तो वो कलाकृतियां हमको मिली है, लेकिन वो भव्य कला और मूर्ति निर्माण का स्थान वो बदल दिया। अब वो ना कोई मूर्तियां बनवाता, ना वो भव्य कला हमें देखने को मिलती, उसका स्थान ले लिया जटिल पच्चीकारी वाली सावधानी से की गई नक्काशी को। नक्काशी ने लेने लगे, मतलब ऐसे सिंपल डिजाइन थोड़ा सा सावधानी से किया गया बस, ठीक है। परंतु किंतु सरल, सजीव और समृद्ध भाषा की जगह अत्यंत अलंकृत और जटिल साहित्य शैली ने ले ली। ये थोड़ा सा बुरा लगा, मतलब उस समय जो है प्राकृत बोली जाती थी। प्राकृत होती है आम बोलचाल की भाषा। अब मैं हरियाणा से हूँ, हरियाणवी बोलता हूँ, नहीं आपके सामने क्या बोलूँ यार, अब मतलब अब जरूरत नहीं है ना ऐसे। हाँ, ऐसे मतलब कोई दोस्त आ गया या पड़ोसी या फैमिली के अंदर हम क्या करते हैं, आमतौर पे अपनी भाषा में बात करते हैं। वही यहाँ पे बोल रहे हैं कि वो भाषा बदलती गई धीरे धीरे, हम अंग्रेज के बच्चे बनते गए मतलब स्टैंडर्ड, हमें अपनी भाषा पसंद नहीं आई, हमें दूसरों की भाषा पसंद आ रही है। कि देखो यहाँ पे बता रहे हैं किंतु सरल, सजीव और समृद्ध भाषा की जगह आसान सी भाषा थी हमारी प्यारी खूबसूरत भाषा, अत्यंत अलंकृत और जटिल साहित्य शैली ने ले ली, उसको हमने ऐसे बिगाड़ के रख दिया। मतलब आसान भाषा में पसंद नहीं आती, हमें चाहिए बिल्कुल डिफिकल्ट टास्क। हिंदी है ऐसी हो समझ में ना आए तब मजा आएगा, ऐसे नहीं मजा आता, है ना। तो ये चीजें हो गई, मतलब देश के जो जनता है उसके ख्याल बदलने लग गए, उसको डिफिकल्ट चीजें पसंद आने लगी। अक्सर पुराने का केवल बाहरी ढांचा प्रतीत के रूप में बचा रहा और उसकी अंतर वस्तु बदल गई। यानी कि जो हम दिख रहे हैं, ओहो हाँ ये मैं बाहर से दिख रहा हूं, अंदर से बदल गया। यानी कि पहले के लोग जो थे ना, यहाँ पे नेहरू जी कहते हैं कि पहले के जो लोग थे पुराने समय के, उनके अंदर जो है मतलब बोल सकते हो एक व्यवहार था, एक आदर्श थे उनके। बाहर से तो हम इंसान वैसे ही है, हम भारतीय वैसे ही दिख रहे हैं, लेकिन अंदर से हम पूरी तरीके से बदल गए हैं, हमारे आचार विचार सोच सब बदल चुकी है, ठीक है। तो उसके बारे में यहाँ पे बात हो रही थी। अब बात आती है भारत की तलाश, छापा मार दिया जाए भारत के ऊपर, देखते हैं इस भारत के अंदर आखिर क्या छिपा हुआ है। एक यह मध्य वर्गीय वर्ग स्वयं को बंदी और सीमाओं को जकड़ा हुआ महसूस करता था और खुद तरक्की और विकास करना चाहता था। देखो क्या हुआ था, हमारा भारत जो है ना उसको कई भागों में बांटा गया है। 3 भाग खास तौर पे देखने को मिलते हैं, अमीर, गरीब और बीच वाले, मध्य वर्ग। अमीर वाले मजे ले रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, गरीब वाले सजा भुगत रहे हैं, दिक्कत ही दिक्कत है। मध्य वर्ग वाले ये उधर के ना उधर के, जाए किधर। तो इसको लेके यहाँ पे जो है ना वो बताते हैं नेहरू जी, सबसे ज्यादा जो जनता है वो मध्य वर्ग की है, वो अमीर होना चाहती है, वो थोड़ा सा अपना जिंदगी और सुखी करना चाहती है, लेकिन नहीं कर पा रही। तो यह मध्य वर्ग स्वयं को बंदी और सीमाओं में जकड़ा हुआ महसूस करता है और खुद को तरक्की और विकास करना चाहता है, वो चाहता है। ये मतलब वर्ग की बात हो रही है, वर्ग से मतलब है कि लोग जो है जो इस कैटेगरी के अंदर आते हैं, जो जिनके पास मतलब थोड़ी सी संपत्ति है, ठीक है, उनकी बात हो रही है कि वो लोग चाहते हैं हम अपनी संपत्ति को और बढ़ाएं, हम अपनी सुख सुविधाएं बढ़ाएं, ठीक है।
अंग्रेजी शासन के ढांचे के भीतर ऐसा ना कर पाने के कारण उनके भीतर विद्रोह की चेतना पनप गई। यानी कि अंग्रेज क्या कर रहे थे, मतलब उन्होंने थोड़ा सा ज्यादा मुनाफा कमा लिया, अंग्रेज वसूली करके ले गए उनसे, मतलब उनको ऊपर नहीं जाने दे रहे थे, है ना। तो उस चीज से लोग जो है भड़के हुए थे, मतलब गुस्सा था उनके मन में, लेकिन कुछ नहीं कर सकते क्योंकि वो जो है अगर विद्रोह करते तो उनको मार दिया जाता। तो उस वजह से थोड़ा सा उनको डर लगता था और वो कुछ नहीं कर पा रहे थे, लेकिन गुस्सा दिल के अंदर भरा हुआ था और वो गुस्सा कब तक रुका रहेगा, किसी ना किसी दिन तो बाहर आएगा, और जिस दिन आएगा उस दिन ये सरकार नहीं बचने वाली, भारत माता। ये इसमें से जो है ना एग्जाम के लिए मैं बताऊं, इस वाले पोर्शन में, नीचे वाले को ध्यान से सुनना, इस वाले पोर्शन में से एग्जाम्स में हर बार क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो इसको अच्छे से समझ लेना, बहुत आसान है, वैसे डिफिकल्ट कुछ नहीं है इस बुक के अंदर, बहुत आसान कहानी है। देखो बताते हैं, नेहरू जी जब लेखक जो है बार बार जाया करते थे भारत के दौरों पे, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ रहे थे यार हम, कहाँ कहाँ गया था लेखक, तो ऐसे जो है बताते हैं कि अक्सर जब मैं एक के बाद एक सभा में जाता तो श्रोताओं से, श्रोता होते हैं सुनने वाले लोग से, जो है मैं अपने इस देश की चर्चा करता, हिंदुस्तान की चर्चा करता, इस भारत की चर्चा करता, जो जाति के संस्थापक भरत के नाम पर आधारित इसका प्राचीन संस्कृत नाम है। हम बात नहीं कर रहे हैं इंडिया की, हम बात कर रहे हैं भारत की, ठीक है। यहाँ पे किसानों के हालात बहुत बुरे थे, खेती करते बेचारे और उनको फायदा नहीं हो रहा था। जिस प्रकार जो है आज के समय में भी लगभग बिहार का इलाका, उत्तर प्रदेश का कुछ इलाका बहुत बुरी स्थिति में जी रहा है, मतलब ज़्यादा सुधार हुआ नहीं है उनकी कंडीशंस के अंदर, बट हाँ वही हालात जो है वहाँ पे देश के किसानों से की जब सभाएं बुलाई जाती, अब क्या होता है जो शहरों के अंदर जो भाषण होते हैं ना, लोग सोचते हैं दमदार भाषण आएगा, बिल्कुल सॉलिड वाला। गांव वालों को नहीं चाहिए सॉलिड भाषण, गांव वालों को चाहिए हमसे मिलता जुलता भाषण हो, हमारी भाषा में बात करे भाई साहब, ऐसे नहीं चलता। मैंने बहुत सारे सवाल उनसे पूछता रहता, मैं उनको बताता, उनकी समस्याएं समान थी। पूरे भारत के किसानों से मैंने बातें करी, सबकी समस्याएं एक जैसी सी थी। क्या थी? गरीबी, सब गरीब थे, कर्जे में डूबे हुए थे, निहित स्वार्थ था, जमींदार थे, महाजन, भारी लगान और कर की वसूली और पुलिस के अत्याचार, इन चीजों से लोग बहुत परेशान थे। आखिर करे भी क्या यार, उनको मतलब विद्रोह करेंगे, मार देंगे, अब इससे ज्यादा क्या हो सकता था। मैं कभी कभी जो है, लेखक बोलता है कि मैं कभी कभी जब सभा में पहुंचता तो लोग चिल्लाते जोर जोर से, भारत माता की जय, भारत माता की जय, ऐसे नारे लग रहे होते, गूंज रहे होते नारे। मैं उनसे अचानक पूछ लेता, एक सवाल पूछता, ये तुम जो बोल रहे हो ये भारत माता की जय, इसका मतलब क्या है, मुझे जरा बताओगे? ये क्वेश्चन, यही वाला क्वेश्चन है जिसकी मैं बात कर रहा था, एग्जाम्स में आता है कि भारत माता की जय से किसान क्या उत्तर देते हैं उस सवाल का, या फिर नेहरू जी क्या बताते हैं भारत माता की जय का अर्थ क्या है, ऐसे मतलब अलग अलग घुमा दिया जाता है, थोड़ा सा आसान सा ही है। देखो यहाँ पे जो है नेहरू जी पूछ लेते किसानों से कि भारत माता की जय तो तुम चिल्ला रहे हो, लेकिन इसका मतलब क्या है, किसकी जय, कौन है भारत माता, कौन है आखिर वो? सब चुप। अब चुपचाप तो जवाब मिलने नहीं वाला। एक जो है फिर हट्टा कट्टा जाट आता है, जिसका ना जाने कितनी पीढ़ियों से मिट्टी से अटूट नाता रहा। जाट जो है उस समय जो है काफी मतलब चर्चा में रहते थे और खेती बाड़ी जमीन से जुड़े हुए थे लंबे अरसे से, तो मिट्टी से अटूट नाता था। जवाब में वो कहता है कि ये जो भारत माता है ना, ये है हमारी धरती माता, मतलब धरती है भारत की प्यारी मिट्टी जिसके ऊपर हम खेती करते हैं। मैं फिर पूछ लेता हूं, लेखक पूछता है कौन सी मिट्टी की बात कर रहे हो तुम, इस देश में तो अलग अलग मिट्टी है। वो बोलता है गांव की मिट्टी, शहरों की मिट्टी, कस्बों की मिट्टी, सारी मिट्टी जो हमारे देश के अंदर है। कोई और कुछ और कहना चाहेगा? नेहरू जी बताते, भारत के पहाड़, नदियां, जंगल, फैले हुए खेत जो हमारे लिए खाना मुहैया कराते हैं, वो सब जो हमें प्यारी हैं, वो सारी चीजें, तमाम चीजें, सबसे अधिक महत्व है वो सारी से भी ऊपर एक चीज है, भारत की जनता, उसके और मेरे जैसे तमाम लोग। देखो पहाड़ है कहीं नहीं जा रहे, मिट्टी नदियां कहीं नहीं जा रही, तुम जा रहे हो, है ना, जा रहे हो ना, मतलब उम्र बढ़ती जा रही है, एक दिन टपक जाओगे, मिट्टी कहाँ मरेगी।
तो अब जो है ना, ये जो भारत की जनता है ना, ये बहुत कीमती है। यहाँ पे जो भाषण है ना, इसके माध्यम से जो है वो लोगों को प्रोत्साहित कर रहे थे, तुम्हें आजादी चाहिए, ठीक है। भारत की जनता, अब समझ गए, मतलब तुम समझ रहे हो ना, भारत की जनता, तुम भारत माता कौन है? भारत की जनता, भारत की नदियां, भारत के पहाड़, जो कुछ भी भारत के अंदर है वो सारी चीजें भारत माता है। और भारत माता की जय का मतलब है इन सब की जय, यानी कि तुम्हारी जय, ठीक है, तुम्हारी जीत होगी। उनके और मेरे जैसे तमाम लोग, वे सब लोग जो इस विशाल धरती पर चारों ओर फैले हुए हैं, भारत माता मूल रूप में यही लोग तो हैं। और उनकी जय का मतलब है इसकी जनता जनार्दन की जय, यानी कि जो जनता है ना, भारत के जो लोग हैं, इनकी जय हो। समझ गए किसकी जय हो? हाँ, बहुत आसान था, है ना। भारत माता की जय से क्या मतलब है? यहाँ के जो नदी, पहाड़, किसान, खास तौर पे जनता जो है, भारत की जनता, वो की जय वो होती है भारत की जय, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अच्छे से याद कर लेना इसको। आगे देखते हैं, भारत की विविधता और एकता। ये भारत, इस भारत को देखो तुम, कहाँ पहाड़ी इलाके, कहाँ तमिल का इलाका, कहीं पे पठान रह रहे हैं, कहीं पे जाट रह रहे हैं, कहीं पे सिख, कहीं पे अलग अलग, ऐसे पता नहीं कितनी सारी जातियां रह रही हैं। और भाषा, ओ भाई भाषा, अरे इतनी सारी है भाषा, तो पूछो ही मत। हिंदी, इंग्लिश भी है, कहीं कहीं अंग्रेज बने पड़े हैं कुछ लोग। हिंदी, इंग्लिश, हरियाणवी, मतलब भाषा, मतलब भाषा का दर्जा नहीं है वैसे, बोली का दर्जा है इसको, ठीक है। आगे चलते हैं हम, उर्दू, बंगाली, तेलुगु, कन्नड़, और कौन कौन सी है, बहुत सारी है यार, मतलब भर भर के हैं, भाषाएं हैं भारत के अंदर। तो ये सारी भाषाएं हैं, इतने सारे लोग हैं, इतनी सारी सल्तनतें हैं। देखो उस टाइम पे राजा लोग थे, सीधी बात है, ऐसा नहीं था उस टाइम पे भी कि सारी जनता इकट्ठी हुई पड़ी थी, ऐसे भारत बना हुआ था। राजा लोगों का राज चल रहा था उस टाइम पे भी। तो मतलब कहीं कहीं कमजोर हो रहा था, लेकिन ठीक था, राजा थे उस टाइम पे भी, प्रचलित थे थोड़े से। तो यहाँ पे जो है इतनी सारी भाषाएं होने के बाद भी ये भारत इकट्ठा था, एक साथ था। ऐसा नहीं था कि फूट पड़ी हुई थी पूरे भारत के अंदर। पठानों के लोग प्रचलित नृत्य रूसी कोजक नृत्य शैली से हमें मिलते हैं। कितनी कितनी विभिन्नताएं थी भारत की, क्या क्या विभिन्नताएं गिनाऊं मैं तुमको। ये देखो यहाँ पे लिख भी रखा है, बंगाली, मराठी, गुजराती, तमिल, आंध्र, उड़िया, असमी, कन्नड़, मलयाली, सिंधी, पंजाबी, और इतनी सारी भाषाएं थी। सारी इतनी सारी भाषाएं होने के बाद भी सबने अपनी अपनी पहचान बना के रखी। ऐसा नहीं है कि कोई बर्बाद हो गया एक तो उसकी मदद नहीं करी गई, सब बराबर से खड़े रहे, एक दूसरे का साथ देते रहे, और साथ मिलके हम बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। बहुत कुछ का मतलब है हम अपना, हमारी जो ये संस्कृति है ये खत्म कर देंगे अंग्रेज अगर रहे, तो हमें जो है एक साथ आना होगा, एकजुट होना होगा, ठीक है। और अब बात करते हैं जन संस्कृति की, चैप्टर खत्म होने वाला है जस्ट। वैसे देखो मजे से मैं इतना ही मजा दिला सकता हूँ आपको, इससे ज्यादा तो मतलब क्या ही एक्साइटमेंट के साथ पढ़ाएं आपको। जन संस्कृति, हर जगह मुझे एक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि मिली जिसका जनता के जीवन पर बहुत गहरा असर था। इस पृष्ठभूमि में लोग प्रचलित दर्शन, परंपरा, इतिहास, मिथ और पुरा कथाओं का मेल था, और इसमें से किसी को दूसरे से अलग करके देख पाना संभव नहीं था। यानी कि ये जो भारत था ना, इसकी जो जनता थी, इसके परंपराएं, दर्शन, इतिहास जो है वो कहानी है, हम उसको अलग अलग करके नहीं समझ सकते, हमें एक साथ ही समझना पड़ेगा सारा कुछ। इसको अलग करोगे तो इसके मतलब ही नहीं रहेंगे, इसके कोई मायने नहीं रहेंगे, अलग करके देख पाना संभव ही नहीं था ये चीजें, ठीक है। कभी कभी किसी देहाती रास्ते, देहाती होते हैं गांव वाले रास्ते, देसी गांव, देसी लोग, नॉर्मल पीपल, लोकल पीपल बोलते हैं जिनको, कभी कभी किसी देहाती रास्ते या गांव के बीच से गुजरते हुए मेरी नजर किसी मनोहर पुरुष या स्त्री पर पड़ती थी तो मैं विस्मय विमुग्ध हो जाता था। वे मुझे पुराने भीति चित्रों की याद दिला देते थे। यानी कि देखो शहरी लोग क्या हुआ, वो तरक्की पे चले गए, तरक्की इन द सेंस वहां पे बिल्डिंग्स बन गई, बहुत सारी इमारतें बनी, घर बने, हवेलियां बन गई, सड़कें बन गई। गांव की क्या है, गांव हमें वो चीज याद दिलाता है जो पुराने समय में हुआ करती थी, कच्चे रास्ते, आम लोग, सरल स्वभाव, ऐसे नॉर्मल किसी से भी जाके बोल लेना, तो ये चीजें हुआ करती थी उस टाइम पे। अब शहर में ये चीजें कम होती गई, लेकिन गांव के अंदर ये चीज अब भी मौजूद है। अरे आज के गांव में नहीं है, 2021-22 जब भी देख रहे हो वीडियो,
ना ना, अभी के गांव ऐसे नहीं रहे, अब तो पता नहीं कहाँ ही चले गए, गांव शहर से आगे भगने को रहे। लेकिन कोई बात नहीं, अच्छी बात है ये भी, तरक्की सबको जरूरी है, ये पुरानी बात है, पुराने हिसाब से पढ़ना अच्छा लगता है ना। चारों ओर गरीबी और उससे पैदा होने वाले अनगिनत विपत्तियां फैली थी और इसकी छाप हर माथे पर थी। जिंदगी को कुचल कर विकृत और भयंकर रूप दे दिया था। इस विकृति से तरह तरह के भ्रष्टाचार पैदा हुए और लगातार अभाव और असुरक्षा की स्थिति बनी रहने लगी। यह सब देखने में सुखद नहीं था और भारत की असलियत यही थी, यानी कि जो भारत के हालात थे वो अच्छे नहीं थे। भारत बीमारी बीमारी क्या मतलब, बोले तो गरीबी से ग्रस्त था, गरीबी चारों ओर फैली हुई थी, बहुत बुरे हालात थे, खास तौर पे किसानों के हालात, जिनको बार बार लगान वसूली, कर वसूली देनी पड़ती थी, तो उनको ज़्यादा ही तकलीफें होती थी। लेकिन जनता करती भी क्या, उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। आज़ादी एक ऑप्शन था और उसके चलते हम आज़ाद हो पाए, अच्छी बात है। चलो यही तक था चैप्टर, इसके अंदर, इस भाग के अंदर यही था, इतना ही था। आई होप मैंने आपको डिटेल के अंदर बता दिया होगा। देखो डिटेल में पढ़ने में मज़ा आता है, फैक्ट जानने में मज़ा आता है, चीज़ों के ऐसे रटने में मज़ा नहीं आता, मुझे तो बिल्कुल नहीं आता। अगर आपको आता है तो देख लेना। अगर कहीं कोई डाउट लगता है, कोई सवाल उठता है आपके मन में, तो कमेंट्स में पूछ भी सकते हो, मैं आपके सवाल का जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। और हाँ, वीडियो तो ख़त्म हो गई है, मैं क्लास 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12th क्लास की सभी सब्जेक्ट की वीडियोस, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम, सभी में कवर करने वाला हूं। तो यार इंतज़ार मत करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, साथ में घंटी भी दबा लेना, ताकि आपके लिए अगर वीडियो डालूं आपको टाइम से मिले, पता लगे आपने वीडियो देखी नहीं और वो एग्ज़ाम में आ गई, काम आ गया वो आपके बहुत ज़्यादा। सब्सक्राइब कर लो, अभी अभी सब्सक्राइब कर लो बिल्कुल से।